मॉड्यूल 3.3 व्यवहार और रवैया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि व्यवहार यानी कि किसी के साथ जो बिहेवियर हम करते हैं और रवैया यानी कि जो हमारा हम कह सकते हैं एटीट्यूड का एक भाग है, ये कैसा होना चाहिए, चाहे हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर हम अपना ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है कि व्यवहार कौशल क्या है, यानी बिहेवियरल स्किल क्या है। बिहेवियरल स्किल का मतलब किसी के साथ व्यवहार करना भी एक कला का भाग होता है। कला का भाग का मतलब ये है कि हम दूसरे के साथ जब व्यवहार कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों तो वो हमारे बिहेवियर से यानी कि हमारे किए गए व्यवहार से प्रभावित हो या फिर अच्छे ढंग से ये माना जाए कि हमने किसी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। पॉजिटिव रवैया या एटीट्यूड ये हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और खुद को बेहतर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यानी सेल्फ मोटिवेट हमें कैसे होना चाहिए, जिससे हम लोग सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं, ये कैसे होगा और क्या हमें सेल्फ मोटिवेशन के लिए किसी इंस्पिरेशन की जरूरत है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी बताई गई है जिसमें सपना अपने कॉलेज की ओर जा रही थी। रास्ते में 3 लड़कों ने सपना को चिढ़ाया यानी उसका मजाक उड़ाया। सपना ने गुस्से में आकर एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। मिस्टर राजू जो सड़क के दूसरी तरफ चल रहे थे, उन्होंने सपना को थप्पड़ मारते हुए देखा और सोचा कि इस लड़की का व्यवहार बहुत बुरा है। देखिए, प्रायः आपने देखा होगा कि कुछ लोगों सच्चाई को नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा उन्हें बाहर से दिखाई पड़ता है उसी को वो सत्य मान लेते हैं। जैसे इस केस में सपना को जो राजू जी हैं जिन्होंने सड़क पर सपना को किसी एक बच्चे की पिटाई करते हुए देखा, तो उन्होंने ये मान लिया कि ये लड़की बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार करती है, जबकि सच्चाई कुछ और है कि उसको परेशान किया गया इसलिए उसने मारा, क्योंकि वो पूरी बात नहीं जानते थे। अब हम लोग जानेंगे कि व्यवहार कौशल यानी बिहेवियरल स्किल किसे कहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों से जिस प्रकार बातचीत और व्यवहार करते हैं, देखिए 2 चीजों को ध्यान रखना है। पहला है बातचीत यानी टॉक, जैसा हमारी बातचीत की भाषा शैली होती है, लैंग्वेज होती है, और व्यवहार। व्यवहार में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम लोग आगे देखेंगे। उसे व्यवहार कौशल या बिहेवियरल स्किल कहते हैं। इसमें लोगों, स्थानों और स्थितियों के आसपास काम करने का तरीका शामिल है, यानी आप किस स्थिति में, किस स्थान पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को इसमें शामिल करके देखा जाता है। यहाँ पर व्यवहार कौशल के बारे में बताया गया है। इन्हें 21वीं सदी के स्किल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, हम लोग बचपन से किसी न किसी स्किल को सीखते चले आ रहे हैं, लेकिन जब हम समाज में एज ए एम्प्लॉयर या एज ए एम्प्लॉई या एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनालिटी के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो हमारे बिहेवियर को दूसरे लोग देखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। और अगर उन्हें हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में अच्छाई नजर आती है, वो या उन्हें अच्छा लगता है हमसे बात करना, तो वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके कंज्यूमर बढ़ेंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपसे सेटिस्फाइड होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, जिससे आपको अधिकतम काम सौंपे जाएंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे और उसके हिसाब से आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो क्या क्या चीजें 21वीं सदी में बहुत जरूरी है। संवाद या कम्युनिकेशन, इसमें बोलने का कौशल। जब आप किसी से संवाद कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसमें देखिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, बोलने का कौशल यानी स्पीकिंग स्किल्स। आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो बोलने की कला है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत हार्श ना हो बोलते हुए, यानी कि बहुत आवाज से आपके तीखापन ना महसूस हो। सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल। देखिए, कहा जाता है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता भी होता है। हम होता क्या है कि बोलने की अपेक्षा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि सुनने वाला व्यक्ति जो दूसरे की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनता है, समझता है, वो अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा व्यवहार कुशल माना जाता है। क्योंकि जब आप किसी की पूरी बात को सुनते हैं तो आप उसे एक इनडायरेक्ट वे में अपनी पूरी बात कहने का उसको आप मौका देते हैं, और वो जो मौका आपके द्वारा उसको दिया जाता है तो उसे ये लगता है कि नहीं, अगले व्यक्ति ने हमको बहुत ही सीरियसली लिया है, हमको बहुत ही अच्छे से सुना है। शरीर के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, और लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल्स भी इसमें शामिल है। राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं। कोई चीज कहाँ लिखनी है और कितने कम शब्दों में लिखनी है कि उसका पूरा अर्थ निकल जाए, इसी को हम कहते हैं राइटिंग स्किल। आप 2 पन्ना भर के एप्लीकेशन लिखिए, लेकिन पढ़ने वाला ये समझ ही ना पाए कि एप्लीकेशन क्यों दिया गया है, तो वो स्किल जिसे हम राइटिंग स्किल कहेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। आप 4 लाइन का एक प्रार्थना पत्र दीजिए और सामने वाले को, यानी पढ़ने वाले को, रीडर को ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति मुझसे किस चीज के बारे में मांग करना चाहता है प्रार्थना पत्र देकर, तो वो चिट्ठी ज्यादा
या वो प्रार्थना पत्र आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। बॉडी लैंग्वेज में कई सारी चीजें आती हैं, आपका हाव भाव, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपका एक दूसरे को ट्रीट करने का तरीका, उनसे बातचीत करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, बहुत सारी चीजों को लोग मैटर करते हैं। अगर आप किसी के ऑफिस में जा रहे हैं जो आपसे सीनियर है, तो उसके केबिन में दाखिल होने से पहले आपको परमिशन लेना होगा। जैसे क्लास में आप टीचर के परमिशन लेते हैं कि सर कैन आई कम इन द क्लास या मे आई कम इन द क्लास। तो इस सेंस में ये सब रिस्पेक्ट के फॉर्म में आता है। और बॉडी लैंग्वेज केवल एक चीज से नहीं बनती है, बॉडी लैंग्वेज आपका एक पूरा ओवरऑल कंपोजिशन होता है। फिर है स्वयं में सुधार यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। अपने आप में सुधार एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग हम खुद में सुधार या बदलाव के लिए करते हैं। ये हमें लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने में भी हमारी मदद करता है। देखिए, हम जब तक अपने अंदर की कमियों को अच्छे से नहीं दूर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उन कमियों को सबसे अच्छी तरीके से हम ही लोग जानते हैं। तो जब हम ही उस कमियों को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसको वन बाय वन दूर करें। दूर करने में कभी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमें नया स्किल सीखना पड़ता है, जो उसको दूर करने के लिए आवश्यक होता है। फिर है समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। हम कौशल हमारे काम की कुशलता करने में हमारी मदद करता है, ताकि हम अपने काम को समय से पूरा कर सकें। देखिए, जब आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा कौशल है यानी कला है, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करने में भी बहुत अच्छे से बेनिफिशियल ये होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप अपने काम के बारे में बहुत अच्छे ढंग से नहीं जानते हैं, तो आप उसमें उलझे रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम में परफेक्ट हैं, आपको अपना वर्क अच्छे से आता है कि क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरी ड्यूटी है, तो उसको आप जब अच्छे से करते हैं तो आपके समय की बचत हो जाती है। विवाद समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब देखिए, विवाद हर जगह होता है, हो भी सकता है। तो जब दो लोग किसी बात पर सहमत नहीं होते हैं, तो ये माना जाता है कि उनके बीच झगड़ा हो गया है या फिर विवाद हो गया है। हम जिस तरह से समस्या का समाधान करते हैं उसे विवाद समाधान कहा जाता है। यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जिस तरीके से हम अपने विवाद के स्टेप को, कारण को समझ करके, कारण को दूर करके अपनी समस्या को हल कर लेंगे, तो हम ये मानेंगे कि हमने विवाद को हल कर लिया है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास कई अच्छे विकल्प यानी ऑप्शंस होते हैं, तो कोई एक निर्णय लेना मुश्किल होता है। अपने करियर के बारे में निर्णय हमें लेना है, हमें यह भी तय करना है कि हमें किससे शादी करनी है। ये सब हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। समय और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने का कौशल हमें बेहतर बनाता है। देखिए, कुछ समय हमारे जीवन में ऐसा होता है जब अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम नहीं लेते हैं, बल्कि वो कोई दूसरे व्यक्ति ले रहे होते हैं, बस हमारी केवल सहमति उसमें होती है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर शादी का दिया गया है। आप देखिए, जब कभी आपके घर में या कभी आपकी भी शादी होगी, तो उसमें माता पिता 80% निर्णय लेने की स्थिति में होंगे, आपको 20% केवल अपनी सहमति देनी है। क्यों? क्योंकि वहां पर यह कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे जीवन साथी की तलाश कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमको वो हमसे ज्यादा उन्होंने जीवन के अनुभव को रखा है अपने पास, वो ज्यादा हमसे अनुभवी हैं। और चूंकि हम उनके बेटे या बेटी हैं, तो वो हमारे निर्णय के लिए या हमारे जीवन के निर्णय को गलत ढंग से नहीं लेंगे। वो बहुत ही अच्छे से छानबीन करके तब हमारे लिए जो है वर या वधू की व्यवस्था करेंगे। तो वहां पर केवल हमें सहमति देनी होती है। लेकिन सपोज करिए, जब आप अपने जॉब में हैं, जब आप अपने नौकरी में है, या सेल्फ आपने कोई अपना बिजनेस करना शुरू किया है, तो वहां पे डिसीजन आपको ही 100% लेने होंगे। और अगर डिसीजन सही लिया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर डिसीजन आपने ठीक नहीं लिया तो उसके कभी कभी निगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है किसी के भी जीवन का, ये आप कह सकते हैं। और अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग उम्र में हमें अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए, विवाद समाधान और समस्या समाधान, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? किसी भी समस्या का समाधान खोज लेने वाले व्यक्तियों को हर जगह सराहा जाता है। समस्याओं को सुलझाने का कौशल होने से हमारी निजी जीवन और कार्यस्थल पर बहुत मदद मिल जाती है। देखिए, विवाद का मतलब ये हुआ कि दो लोग आपस में सहमत नहीं है, तो उनमें से कोई एक ऐसा रास्ता बीच का निकाल लीजिए कि किसी एक पॉइंट पर दोनों लोग सहमत हो जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो विवाद था, वो जो डिस्प्यूट था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो खत्म हो गया। लेकिन समस्या का समाधान क्या होता है? समस्या जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच ही उत्पन्न कोई मतभेद हो, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो
उसका समाधान हर जगह कभी आपको भी 100% खोजना पड़ सकता है और कभी जो आपके साथ हैं उनको भी खोजने में आपकी मदद करनी पड़ सकती है। इसलिए विवाद समाधान और समस्या समाधान में थोड़ा सा यहाँ अंतर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए किसी अगर करीबी दोस्त कोई आपका है और वो 1 में से 10 अंक कहे कि मुझे इन चीजों पर आप अंक दीजिए, तो आप उसे कम्युनिकेशन पर कितना अंक देंगे, उसको आप स्वयं में सुधार करने पर कितना अंक देंगे, ये सब कैसे होता है, ये सब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप करिए, खुद में अपने आप को बदलाव करके देखिए, या किसी दोस्त को जो आपसे दोस्त आपका मूल्यांकन कराना चाहता है उसका आप जो है एक तरीके से चार्ट बनाइए कि आपके इस गुण में इतनी कमियां थी, इतने अच्छे गुण थे, तो हम आपको 10 में से इतने नंबर इसके लिए दे रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित होता है। तो सबसे पहले एटीट्यूड को समझ लीजिए। पॉजिटिव का मतलब तो सकारात्मक, ये हम लोग जानते हैं। एटीट्यूड क्या होता है? देखिए, एक एटीट्यूड को लेकर के एक धारणा बनी होती है समाज में। जैसे प्राय जब आप किसी से बात करते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि वो कहता है कि कोई व्यक्ति बहुत एटीट्यूड मार रहा है या बहुत एटीट्यूड में रहता है, या कोई अमुक महिला है या गर्ल है वो बहुत एटीट्यूड मारती है, या अमुक लड़का है या लड़की है वो बहुत एटीट्यूड में लगता है। तो ये एटीट्यूड क्या होता है? देखिए, हम उस नजरिए की बात नहीं करेंगे जिस नजरिए से हम आप एटीट्यूड को एक जनरल सोचते हैं, हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करेंगे। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी चीज के लिए क्या सकारात्मक और नकारात्मक रुझान है। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति करेले की सब्जी खाना पसंद नहीं करता है, यानी जो करेले का तीखापन है वो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उस करेले के सब्जी के प्रति, यानी करेले के जो फल है उसका जो सब्जी हम बना रहे हैं उसके प्रति उस संबंधित व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो निगेटिव है, यानी नकारात्मक भाव है। तो सिंपल हमने क्या समझा कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु, स्थान या किसी भी अन्य के भी चीज के बारे में अगर हम सोचना चाहें तो वो क्या नकारात्मक या सकारात्मक रुझान रखता है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, दूसरों को हमारा व्यवहार दिखाई देता है लेकिन एटीट्यूड हमारे दिमाग में होता है। किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच या उस आधार पर हमारे व्यवहार को एटीट्यूड या रवैया कहते हैं। यानी जो करेले की सब्जी आई तो आपका एटीट्यूड निगेटिव हो गया, यानी आप उसको खाने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, आपको वो चीज पसंद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके प्रति हमारा जो रुझान है वो निगेटिव है, यानी नकारात्मक है। जीवन के प्रति हमारा नजरिया क्या है, यह हमारे एटीट्यूड से निर्धारित होता है। किसी स्थिति में हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करते हैं। हमारे साथ क्या होता है इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जो भी हमारे साथ होना होता है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज करिए आप घर से बाहर निकलते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति साइकिल लाके अपनी आपकी बाइक में लड़ा देता है या आपके गाड़ी में एक्सीडेंट कर देता है, तो आपकी गलती नहीं है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम अपनी निजी और प्रोफेशनल जीवन की परिस्थितियों से निपटने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड अपना सकते हैं। देखिए, सोचना तो हमें कुल मिला के पॉजिटिव ही है, निगेटिव तो हम नहीं सोच सकते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य दुख पाने के लिए नहीं करता है। आप खुद सोच करके देखिए, आप पढ़ रहे हैं नौकरी पाने के लिए या व्यवसाय करने के लिए, आप खाना खा रहे हैं अपने सेहत को सही करने के लिए, आप कहीं अपने पूजा घर जा रहे हैं भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गार्ड से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आप XYZ किसी भी चीज को सोच करके देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम दुख पाने के लिए नहीं करता। ये अलग बात है कि दुख हो जाता है। एग्जाम्पल, आपने बाइक खरीदी, क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस अच्छे से कवर करना था, कम समय में फ्यूल की बचत करनी थी और अपने समय की भी बचत करनी थी। आपने बाइक खरीदी, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, काम तो आपने सुख के लिए किया लेकिन दुख ऑटोमेटिक आपको मिल गया। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपने उस दुख से निकलना और फिर से अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जीना ये हमारे बस में है, इस पर हम अपना काम कर सकते हैं। हम खुद में सकारात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए अलग अलग तरह के रचनात्मक तरीके ढूंढ सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे आप अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, रचनात्मक बनाएं। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, यानी कुछ अच्छा खाना, एक सुंदर फूल को देखना आदि, मतलब छोटी खुशियों में आप खुश हो जाइए, जिंदगी वैसे ही सकारात्मक हो जाएगी। बदलाव के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करें और परिस्थिति के अनुकूल बने। देखिए, जो व्यक्ति समय के साथ एडेप्टिव नहीं होता है, देखिए हमारा शरीर कितना सेंसिटिव है। ठंडक में जाड़े का कपड़ा यानी ठंडक का कपड़ा हम लोग ऑटोमेटिक गर्म कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा शरीर ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और गर्मी में हम लोग वो काम नहीं करते हैं जो धूप ठंडक में
हमें गर्मी प्रदान करती है, बहुत अच्छी लगती है। 5 मिनट के लिए धूप निकल आए तो घर के सारे लोग कुर्सी रख के धूप सेकते हैं, विटामिन डी लेते रहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति गर्मी में उस धूप से बचने की कोशिश 100% करता है और जरा सा भी धूप को अपने ऊपर पड़ने नहीं देता है। तो ये समय और काल के अनुसार लोगों का किया जाने वाला सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव है। हम कह सकते हैं कि जाड़े में सूर्य देवता के प्रति सकारात्मक रवैया है और गर्मी में नकारात्मक रवैया है, यानी हम उन्हें गर्मी में देखना नहीं चाहते और जाड़े में यदि ना देखें तो हमें चैन नहीं आता। निगेटिव परिस्थितियों में भी पॉजिटिविटी ढूंढें। किसी ने कहा है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो आप उससे घबराइए नहीं, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, सबके साथ आती हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में ऐसा नहीं है जो किसी न किसी कष्ट से परेशान ना हो। जो बहुत पैसा वाला है वो भी बहुत परेशान है कि मैं अपने पैसे में टैक्स कैसे बचाऊं, मैं और धनवान कैसे हो जाऊं। जो किसी भी पद पर है, कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, हर व्यक्ति परेशान किसी न किसी परेशानी से जरूर है। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी परेशानी का कारण ढूंढ के उसको हटाना है अपने जीवन से और हमेशा सकारात्मक भाव के साथ जीवन को जीना चाहिए। इसीलिए समस्या को आप पॉजिटिव तरीके से लें। आपकी अपनी नई बाइक से आप गिर गए, बाइक पर बुरी तरह खरोंच आई है और आपको भी चोट लगी है। इसे एक बड़ी समस्या मानने के बजाय आप सोचें कि आप किसी बड़ी दुर्घटना से बच गए। भाई ये भी तो हो सकता था कि आप जहां पर गिरे पीछे से कोई गाड़ी आ सकती थी, आपको हिट कर सकती थी या आपके बाइक को हिट कर सकती थी। तो हमेशा आप ये सोचें कि छोटे से घटना से आप विचलित ना हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को महत्व दें और प्रेरणा पाएं। देखिए, आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए। इंपॉर्टेंस का मतलब कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कितने ज्यादा मूल्यवान हैं और उसके बाद आप अपनी सोसाइटी के लिए कितने मूल्यवान हैं। अगर आप काम पर एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है, और जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में उस काम के अच्छा होने पर भी उतना ही जिम्मेदार आप हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई काम बिगड़ता है तो जिम्मेदारी सारी आपकी फिक्स की जाती है, लेकिन जब काम अच्छा होता है तो प्रायः सराहना कम ही लोग आपकी करते हैं। लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। अब खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे सेल्फ मोटिवेट अपने आप को किया जाए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि पहले मोटिवेशन को समझते हैं। मोटिवेशन मतलब किसी को देख करके हम प्रेरणा के भाव से, उससे प्रेरित होकर के अपने व्यवहार में बदलाव करें, अपने काम में बदलाव करें। लेकिन यहाँ पर सेल्फ की यानी स्व प्रेरणा, यानी खुद से ही हम अपने आप को बदलाव करने के लिए तैयार करें, खुद ही मोटिवेट हो। कैसे होंगे? हमने सुना होगा या खुद इसका अनुभव किया होगा कि यह एक आम समस्या है कि जिसका हम सभी लोगों को सामना करना पड़ता है। हम दूसरे से मदद ले सकते हैं, लेकिन वे थोड़े समय के लिए मदद कर पाएंगे। इस समस्या का एकमात्र समाधान है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, आप अगर अपने काम में किसी दूसरे व्यक्ति से हेल्प ले रहे हैं तो हेल्प हमेशा कोई व्यक्ति आपकी नहीं कर पाएगा। एक टाइम तक लोग आपकी हेल्प करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपको खुद अपने आप को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता ना पड़े। सेल्फ मोटिवेशन या स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता एक जरूरी कौशल है। यह हमें अपने लक्ष्यों को पाने, अपने बारे में बेहतर महसूस करने और हमारे जीवन में सुधार के लिए हमें प्रेरित करता है। अपने आप को प्रेरित करना बहुत ही सरल होता है। चलिए देखें कैसे। शुरू करें। बड़े लक्ष्य को पाने का रहस्य है उन्हें शुरू करना। देखिए, सपोज करिए आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो आपको शुरुआत ही करनी पड़ेगी। शुरुआत करने का मतलब अपने आप को प्रिपेयर करिए। जितना बड़ा एग्जाम आपके दिमाग में चल रहा है या जितना बड़ा व्यवसाय करने की इच्छा आपके दिमाग में है, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उतनी ही जबरदस्त तैयारी आपकी होनी चाहिए। तभी आप उस काम को कर पाएंगे, चाहे एग्जाम हो या फिर व्यवसाय हो। कार्यों को छोटे छोटे भागों में पूरा करें। अब हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। मान लीजिए आपको कोई शॉप खोलनी है, तो शॉप खोलने में क्या है, आफ्टर ऑल तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगा कि मुझे कोई जॉब करनी है, कोई नौकरी करनी है या एक रोजगार अपना खोलना है, कोई दुकान मुझे खोलनी है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रीशियन का छात्र हूं, तो मुझे इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोलनी है। लेकिन दुकान ऐसे तो खुल नहीं जाएगी। सबसे पहले आपको दुकान खोलने के लिए उसका आवश्यक कौशल या उसका आवश्यक सर्टिफिकेशन हासिल करना पड़ेगा। कोई दुकान होनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कम से कम जीएसटी नंबर उसका होना चाहिए उस फर्म के नाम जिस पर आप करा रहे हो, जिसके नाम से आप दुकान खोलना चाहते हो। फिर आपके पास अहर्ता होनी चाहिए कि आप उस दुकान को खोल सको, यानी कम से कम आईटीआई की डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वहां पर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें प्लान का हिस्सा हैं। आप उसको छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए कि मुझे पहले ये करना है, देन ये करना है और देन ये करना है। तो होगा क्या कि जब धीरे धीरे छोटी छोटी अचीवमेंट आपकी होती चली जाएगी तो फाइनल गोल आपका अचीव हो जाएगा।
पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमें तैयारी करनी है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या रेलवे में अदर कोई भी एग्जाम में देना है, सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस को दिन और महीनों में डिवाइड कर लीजिए और सबसे अपने रुचि के अनुसार सबसे पहले चाहे किसी सरल विषय को ले लीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, ताकि आपका इंटरेस्ट एक काफी दिन तक जो है उसके साथ अटैच हो जाए। और उसके बाद जब आपका रिदम बन जाएगा, जब मोमेंटम पढ़ने का बन जाएगा 5-6 घंटे का पर डे का, तो आराम से आपको जो है बैठ करके फिर कठिन सब्जेक्ट को पढ़ने में भी आसानी होगी। अपने आप से कोई वादा करें, जब आप इसे हासिल कर लें तो अपने आप को एक पुरस्कार दें, यानी आप खुद से एक वादा करिए कि मैं इस महीने में ये काम कर लूंगा, और जब वो काम सक्सेसफुल हो जाए तो अपने आप को पार्टी दे दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अपने आप से नम्रता से पेश आएं और खुद को महत्व दें। होता क्या है कि हम दूसरे के फ्रस्ट्रेशन या गुस्से को हम अपने ऊपर उतार देते हैं, और खाना नहीं खाया आपने प्रॉपर, अपना आज स्टडी का समय था उसको नहीं किया, तो देखिए इन सब चीजों को आपको दूर रखना है, अपने शेड्यूल को 100% फॉलो करना है। अपने दोस्त के साथ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक वादा करें। देखिए कमिटमेंट खुद से भी होनी चाहिए और दूसरों से भी होनी चाहिए। अब दूसरों वाली कमिटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपको रिमाइंड करा देते रहते हैं, क्यों आज आपने कहा था इस काम को करने के लिए, किया कि नहीं किया। तो आपको एक मन में प्रेशर क्रिएट होता है, डर बना रहता है कि यार हो सकता है वो मुझसे पूछ ले, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। खुद से किया गया वादा में ये हो सकता है कि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की, अरे चलो आज नहीं किया है कल कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा आप खुद महसूस करके इस चीज को देखिए। अगर कोई प्रॉमिस आप कर दीजिए कि मैं कल तुम्हें 10 बजे फला पूड़ी वाली दुकान पर मिलूंगा, मैं तुम्हें कल पूड़ी खिलाऊंगा, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति 9:30 बजे से ही आपको फोन करना शुरू कर देगा, क्योंकि खाना तो सबको अच्छा लगता है। और अगर आपने उसको वादा नहीं किया है तो आप ये पक्का है कि सवेरे 9:30 बजे आप उसको फोन ही नहीं करोगे, ठीक है ना। उसका फोन चाहे आप उसको फोन करो चाहे उसका भी फोन आपके पास नहीं आएगा। इसलिए प्रॉमिस खुद से भी करें और दूसरों से भी करें, क्योंकि दूसरों से की गई प्रॉमिस आपके दिमाग में एक प्रेशर को क्रिएट करती है, जिससे आपके ऊपर एक दबाव पड़ता है काम करने का। लोगों से उनकी सफलता की कहानियां शेयर करने के लिए कहें। जो भी आपके आसपास सक्सेसफुल लोग हैं, जिसको आप मानते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम अपने जीवन में किया है, उनसे आप कहिए कि भाई आप अपने सक्सेस के बारे में हमें बताइए, और उनकी कहानियों से भी आप सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं। तो ये था सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। अच्छे से आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए, कई बार वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।